नमस्कार दोस्तों, श्वेत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हुई है। इस लहर में ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए, मौतें भी ज्यादा हुई। दूसरी लहर अभी थमी नहीं कि तीसरी लहर का डर सामने है। विशेषज्ञों की माने तो दूसरी लहर के घातक रहने की वजह वायरस में हुए बदलाव है। चीन से जो वायरस यहाँ पहुँचा था उसकी संरचना यानी जीनोम सीक्वेंस में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। महामारी विशेषज्ञों को चिंता है कि ओरिजिनल वायरस पर सफल रही वैक्सीन क्या उसके म्यूटेंट्स पर भी उतनी ही प्रभावी होगी। इसके लिए कोरोना वायरस के वेरिएंट की पहचान, उनकी स्टडी, उन पर दवाओं और वैक्सीन के असर की जांच जरूरी है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम देशों का फोकस इस समय जीनोम सीक्वेंसिंग यानी वायरस की संरचना की स्टडी पर है, ताकि वेरिएंट्स का जल्द से जल्द पता लगाया जाए और उन्हें फैलने से रोका जाए। पर भारत में भयानक हुई दूसरी लहर इस बात का संकेत है कि वायरस में हो रहे बदलावों की स्टडी में यहाँ न सिर्फ देरी हुई बल्कि कमी भी रह गई। दूसरी लहर से पहले सरकार वायरस में हो रहे बदलावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी नाकाम रही। भारत में जिन डॉक्टरों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं वे भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। दिल्ली के 2 अस्पताल सर गंगाराम और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के वैक्सीनेट हो चुके डॉक्टरों में इन्फेक्शन के कारणों पर रिपोर्ट अगले हफ्ते आने की संभावना है। इससे यह पता चलेगा कि डॉक्टरों को इन्फेक्शन वेरिएंट्स की वजह से हुआ या कोई और ही कारण था। कुछ ही दिन पहले पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल को वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना इन्फेक्शन हुआ और उनकी मौत हो गई। इस तरह के कई रहस्यों पर से पर्दा वेरिएंट्स की स्टडी के बाद ही उठेगा। आइए समझते हैं कि यह वेरिएंट्स क्या है और इन पर भारत में कौन नजर रख रहा है और कैसे। सबसे पहले जानते हैं म्यूटेंट्स और वेरिएंट्स हैं क्या। वेल्लोर की क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और भारत की जाने मानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग का कहना है वायरस में बदलाव होना आम बात है। जैसे जैसे वायरस फैलेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने के दौरान उसमें बदलाव होंगे ही। वहीं महामारी विशेषज्ञ चंद्रकांत लहारिया कहते हैं कि सैंपलिंग मिस्टेक की तरह है। दवाओं और एंटीबॉडी से बचने के लिए वायरस में यह बदलाव होता है, यह स्वाभाविक है। और अगर महामारी में वायरस को रोकना है तो उससे 2 कदम आगे रहना होगा। इसके लिए उसमें हो रहे प्रत्येक बदलाव पर नजर रखना बेहद जरूरी है। क्या यही वेरिएंट्स इन्फेक्शन की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है? हाँ बिल्कुल। फरवरी में भारत में पहली लहर करीब करीब थम गई थी, पर यूके, ब्राजील और अन्य देशों से आए वेरिएंट ने दूसरी लहर पैदा कर दी। यूके से आया स्ट्रेन ओरिजिनल वायरस के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। वहीं ब्राजील से आया स्ट्रेन पहले से बनी एंटीबॉडी से बच निकलने में कामयाब रहा है। पिछले साल महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट सामने आया, इसने मूल वायरस के मुकाबले ज्यादा तेजी से लोगों को इन्फेक्टेड किया। कई विशेषज्ञ भारत में दूसरी और अधिक भयानक लहर के लिए इन नए वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। आइए जानते हैं भारत में वायरस में हो रहे बदलाव पर कैसे नजर रखी जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2020 में ही देश भर की लैब्स ने वायरस में हो रहे बदलावों की स्टडी शुरू कर दी थी, पर तब रैंडम सैंपल कलेक्ट किए जा रहे थे। 4000 सैंपल की स्टडी की गई। पहली रिपोर्ट दिसंबर में आई जिसमें इन वेरिएंट्स के बारे में बताया गया। तब सरकार ने 30 दिसंबर को इंडियन SARS को जीनोमिक कंसोर्टिया यानी INSACOG बनाया। यह देश भर में पहले से काम कर रही 10 लेबोरेटरीज का एक कंसोर्टियम है। इसमें भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, CSIR और स्वास्थ्य मंत्रालय की लेबोरेटरी शामिल हैं। मंत्रालय के तहत काम करने वाले नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को राज्यों में सैंपल कलेक्ट करने और ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। जनवरी में उन लोगों के सैंपल लिए गए जो यूके से लौटे थे और कम्युनिटी से मिले पॉजिटिव सैंपल को उसी अनुपात में जुटाया गया। अब जानते हैं वायरस में हो रहे बदलावों पर स्टडी का नतीजा क्या रहा। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने 6 मई को जारी रिपोर्ट में बताया कि 20,000 सैंपल्स की स्टडी की गई। देश भर में 3,900 वेरिएंट्स की पहचान की गई है। यानी देश भर में मिले सैंपल्स से पता चला कि कोरोना वायरस के 3,900 नए रूप सामने आ चुके हैं। इनमें B.1.1.7 यूके वेरिएंट, B.1.351 अफ्रीकी वेरिएंट और P2 ब्राजील वेरिएंट मिले। इसके अलावा भारत में एक वेरिएंट B.1.617 वेरिएंट फैमिली मिली। इसे डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा गया है। 2 हफ्ते पहले ही WHO ने B.1.617 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। यूके में हाल ही में इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के लिए इसे ही जिम्मेदार बताया गया है। मार्च में जब महाराष्ट्र में नए केस बढ़ रहे थे तब यह वेरिएंट ही उसके लिए जिम्मेदार, पर अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि
बढ़ी हुई मौतें या गंभीर इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों में इसका हाथ था। रिपोर्ट कहती है कि यूके वेरिएंट ने दक्षिणी राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों में अधिक लोगों को इन्फेक्टेड किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वेरिएंट्स को पहचानना ही काफी है? जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या लाभ है? जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस के वेरिएंट्स की स्टडी की जाती है। ये पता लगाया जाता है कि उसकी लोगों को इन्फेक्टेड करने की क्षमता कितनी है। पहले से इन्फेक्टेड हुए लोगों में बनी एंटीबॉडी क्या उसे रोक सकती है? क्या वैक्सीन इसे रोक सकती है? इसके लिए भारत समेत दुनिया भर की लैब्स में स्टडी हो रही है। जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं या जिनके शरीर में इन्फेक्शन के बाद नेचुरल एंटीबॉडी बनी है, उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है। फिर यह देखा जाता है कि क्या इसमें शामिल एंटीबॉडी लेबोरेटरी में वायरस को खत्म कर पाती है या नहीं। इस समय कोवैक्सीन, कोविशील्ड और फाइजर व मॉडर्ना की वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी ज्यादातर वेरिएंट्स को खत्म करने में सफल रही है। पर इन वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी दक्षिण अफ्रीकी, ब्राजील और डबल म्यूटेंट वेरिएंट्स को खत्म करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। अब तक सामने आई ज्यादातर वैक्सीन बीमार होने से बचने में 70 से 90% तक सफल रही है। पर री इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन से बचने में कारगर है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। पिछले हफ्ते यूके के रेगुलर पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक स्टडी के आधार पर दावा किया कि फाइजर और कोविशील्ड के 2 डोज आपने लिए हैं तो वह भारत में मिले डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। अप्रैल और मई में अलग अलग एज ग्रुप में 1054 लोगों के हेल्थ डेटा की स्टडी की गई है। इस आधार पर यूके में एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड की वैक्सीन के 2 डोज का गैप घटाने की बात की जा रही है, पर भारत में अभी भी कोविशील्ड के 2 डोज को 12 से 16 हफ्ते के अंदर ही लगाया जा रहा है। ऐसे में विशेषज्ञ यहाँ भी 2 डोज के बीच गैप घटाने की मांग करने लगे हैं। वेरिएंट्स को पहचानने में असल में कहाँ पिछड़ रहा है भारत? डॉक्टर गगनदीप सिंह कंग का कहना है कि जितने सैंपल्स की स्टडी की जानी थी उतनी हो नहीं सकी है। डबल म्यूटेंट भारत में मिला, पर हमारे यहाँ दिसंबर से अब तक सिर्फ 20,000 सैंपल की स्टडी हुई, जबकि यूके में इसकी स्टडी के लिए 30,000 से ज़्यादा सैंपल लिए गए हैं। जब तक स्टडी के सैंपल नहीं बढ़ाएंगे तब तक महामारी को रोकने के लिए मजबूत प्लान नहीं बना सकेंगे। अगर सैंपल स्टडी की बात करें तो हमारे यहाँ INSSCOG का टारगेट कुल पॉजिटिव केसेज में से 5% की स्टडी करने का था, पर 20,000 सैंपल की स्टडी का मतलब है कि 1% से भी कम पॉजिटिव सैंपल्स की स्टडी की गई है। पैसे की कमी और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए साधनों की कमी ने इस मोर्चे पर काम को रोके रखा है। पिछले हफ्ते INSSCOG प्रमुख और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने इसका कारण तो नहीं बताया, पर साफ है कि वह सरकार से नाराज हैं, खासकर वेरिएंट्स की स्टडी के लिए सैंपल बढ़ाने, डेटा शेयरिंग और इससे जुड़े अन्य मसलों को लेकर। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भले ही इस कंसोर्टियम में एक्सपर्ट साइंटिस्ट शामिल हैं, लेकिन यह महज एक एडवाइजरी ग्रुप है। मार्च में इस ग्रुप ने डबल म्यूटेंट समेत अन्य वेरिएंट्स को लेकर आगाह किया था, पर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई और चेतावनी भी जारी नहीं की। कुंभ और राजनीतिक रैलियों का आयोजन, जिसने दूसरी लहर को भयावह बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। WHO भी अपनी वेरिएंट्स रिपोर्ट में दूसरी भयावह लहर के लिए इन आयोजनों पर सवाल उठा चुका है। अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ।